गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 3 लेक्चर कर चुके हैं हम एनसीएस रेगुलेशन पे। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर का बेसिक था, डिबेंचर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इनकी रेगुलेशंस कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एनसीएस रेगुलेशन 2021, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। वहाँ हमने एक लेक्चर भी लगाया कि क्या जनरल कंडीशन रहेंगी अगर पब्लिक इशू आ रहा है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, दैट मीन्स डेट सिक्योरिटीज भी हैं उसमें, प्रेफरेंस भी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि कन्वर्टेबल के लिए हम पढ़ चुके हैं कि आईसीडीआर रेगुलेशन में ही जाना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर, जो कि हमारा किस चीज के ऊपर होगा, पब्लिक इशू की कंडीशन पे होगा। फिर लास्ट क्लास में हमने जनरल कंडीशन पढ़ी, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा कि अगर कोई भी ईश्वर इशू लेकर आ रहा है, वेदर पब्लिक इशू लेकर आ रहा है, वेदर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, तो क्या जनरल कंडीशन रहेंगी, डीमेट कराना पड़ेगा और वो सारी चीजें, वो तो थी जनरल कंडीशन जो किस केस में एप्लीकेबल है, हर केस में ही एप्लीकेबल है। आज हम स्पेसिफिकली जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, या इस चैप्टर में जो चैप्टर, इस रेगुलेशन में जो चैप्टर दिए गए हैं, वो चैप्टर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। दैट मीन्स इस बार हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आईपीओ की बात कर रहे हैं, एफपीओ की बात कर रहे हैं, पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डन। दो पार्ट है इसके, पार्ट ए और पार्ट बी। कोशिश करेंगे आज भी दोनों कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पब्लिक इशू फिर एक बार में हो जाएगा, फिर सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट बचेगा हमारा और छोटे मोटे एक दो टॉपिक्स बचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेगुलेशन। रेगुलेशन नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है, जहां हमने लास्ट क्लास में ऑब्लिगेशन से खत्म किया था, वहां हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या जनरल कंडीशंस रहेंगी, क्या कंडीशंस रहेंगी स्पेसिफिकली जब हम पब्लिक इशू लेकर आएंगे, जब हम लिस्टिंग के लिए किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आईसीडीआर आपको याद रखना है। आईसीडीआर रेगुलेशन में जैसे टर्म्स एंड कंडीशन और सब चीजें थी, था ना। आईसीडीआर रेगुलेशन में आपने बहुत बार पढ़ा, आईसीडीआर एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा आपने, आईसीडीआर प्रोफेशनल में भी आपने आईसीडीआर पढ़ा। अब यहाँ पे भी आईसीडीआर की तरह ही कंडीशंस हैं, एनसीएस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है, वहां हम इशू कर रहे थे शेयर्स का, इशू कर रहे थे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, कन्वर्टेबल वारंट्स का। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल का। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे आपने ऑफर डॉक्यूमेंट किस केस में किया था, आईसीडीआर के केस में किया था, आपने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, आपने लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, आपने जो अलॉटमेंट है उसका टाइम पीरियड डिसाइड किया, आपने बोला फिक्स प्राइस से आएगा या बुक बिल्डिंग से आएगा, तो बुक बिल्डिंग से जब आ रहा था तो इशू आपने मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन रखा। सेम सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पढ़ाई गई है एज इट इज। तो डिफिकल्ट है ही नहीं, ये चैप्टर बहुत आसान सा है, बहुत इजी सी चीजें दी गई है। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 25, दैट इज अदर कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। और अदर कंडीशन में सबसे पहली चीज उसने क्या पढ़ाई, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कौन, मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर यहाँ पे क्या बनेगा, बैंकर, सॉरी क्या बनेगा, लीड मैनेजर टू द इशू बनेगा। और हमें पता है ना, लीड मैनेजर क्या नहीं होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर एसोसिएट है तो उसका काम सिर्फ लिमिटेड तक था, मार्केटिंग तक। ये अगर आईसीडीआर आपने पढ़ा है तो वहां पे सारा का सारा पढ़ा था। अगर एक से ज्यादा लीड मर्चेंट बैंकर है तो आपको उनका काम डिफाइन कर देना है, उनकी रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके राइट, उनके ऑब्लिगेशन डिफाइन कर देना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अपॉइंट करना है वन और मोर मर्चेंट बैंकर को एज ए लीड मैनेजर टू द इशू। फिर कह रहे हैं अगर एक से ज्यादा है तो आपको डिफाइन कर देना है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर, अलॉटमेंट, रिफंड, अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, हर किसी का प्री डिटरमाइन होना चाहिए। और आपको मेंशन भी करना है किसमें, ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में। मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर क्या नहीं होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, एसोसिएट सर नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर वो एसोसिएट है, पहली चीज तो नहीं होना चाहिए। फिर बोला इनकेस अगर वो एसोसिएट है तो उस केस में उसका काम सिर्फ कितना है, मार्केटिंग तक का है। और ये बात भी डिस्क्लोज करनी है कि वो क्या है, एसोसिएट है। ठीक है, वो क्या नहीं करेगा, वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता अगर वो एसोसिएट है। डन। अगर एक से ज्यादा है तो उनमें से कम एक ऐसा होना चाहिए जो एसोसिएट ना। अब ये तो कॉमन था जो आपने आईसीडीआर में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट अलग है, ये कह रहा है पर्पस।
कह रही है जो आपने इशू कर रहे हो इस इशू का पर्पस क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो नहीं बताया, क्या कह रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए वो डिफाइन किया। कह रहे प्रोवाइड करना लोन, कि खुद पैसा रेज कर लिया पब्लिक इशू से, डिवेंचर इशू किए, खुद पैसा रेज किया, अब उस पैसे को किसी ग्रुप कंपनी को लोन दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और ना ही ग्रुप कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने, फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू एंटिटी विच इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनी, और ना ही किसी प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। लेकिन एग्जेम्पशन दी गई है या एक्सेप्शन दिया गया है, हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन सर, फोर्थ वाली कंडीशन, किस पे अप्लाई नहीं है सर, एनबीएफसी पे अप्लाई नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इनका तो काम ही लोन प्रोवाइड करना है, तो ये तो लोन प्रोवाइड करेंगे ना सर, इनका पर्पज ही पैसा रेज करने का क्या है, लोन प्रोवाइड करना, इनका पर्पज ही क्या है। एनबीएफसी दूसरे में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, एनबीएफसी इन्वेस्टिंग कंपनी भी तो होती है, तो दूसरे में इन्वेस्ट करना पर्पज है, तो इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं। सिंपल, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, एक या एक से ज्यादा लीड मैनेजर बनाना है उसे, एक से ज्यादा है तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है। एसोसिएट नहीं होना चाहिए, एसोसिएट है तो उसका काम सिर्फ मार्केटिंग का है, ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता। कम से कम एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो एसोसिएट ना हो। पर्पज नया आया है इस बार कि पर्पज क्या नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडिंग लोन टू, और दूसरा इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स या सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ एनी एंटिटी, जो किसका पार्ट है, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। बाहर वाला अगर कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमोटर ग्रुप वाला नहीं होना चाहिए। इश्यूज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, कुछ नहीं लिखा, बोले बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज पढ़ी थी ना डेफिनेशन में, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या होती है, तो कह रहे कि अगर कोई कंपनी कोई इश्यूर ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो इसके रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, तो बोले बोर्ड डिफाइन करेगा। बोर्ड मतलब सेबी टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहेगा कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज अगर इशू करनी है तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक अदर कंडीशंस लगेंगी, तो वो यहाँ बताई नहीं। फिर क्या कह रहा है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। देखो हमने आईसीडीआर में पढ़ा था, पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है, आरओसी के पास भी जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाता है, बोर्ड के पास भी जाता है, पब्लिक के कमेंट्स के लिए भी ओपन करते हैं, वेबसाइट पे भी डालते हैं, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन ट्रू करेक्ट होनी चाहिए। जितने भी डिस्क्लोजर्स आते हैं वो सारे डिस्क्लोजर्स साथ में लगे होने चाहिए। यही तो पढ़कर आए थे हम आईसीडीआर में, और यहाँ पे भी यही पढ़ाया गया है। यहाँ बस ये है कि आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल करना है, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना है, वहां पे बोर्ड के पास फाइल हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल हो रहा है, एक्सचेंज के पास फाइल हो रहा है। तो कोई भी इश्यूअर पब्लिक इशू तब तक नहीं लेके आ सकता जब तक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वो किसके पास फाइल ना कर दे, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल ना कर दे। किसके थ्रू, लीड मैनेजर के थ्रू। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर डालेगा, पब्लिक के कमेंट्स के लिए ओपन रखा जाएगा। तो पहला क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल करना है, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना है। और दूसरा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, इसे अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, पब्लिक के कमेंट्स के लिए ओपन रखा जाएगा, पीसी पब्लिक कमेंट 7 डेज के लिए। ठीक है, पब्लिक के कमेंट्स को कंसीडर करने के बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा, वो आरओसी के पास जाएगा, बट आरओसी के साथ साथ आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है। यही दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया। तो पहला क्या पॉइंट है, कोई भी इश्यूअर तब तक पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकता, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं कर सकता जब तक क्या ना हो, जब तक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के पास फाइल ना हो थ्रू ए मर्चेंट बैंकर या थ्रू द लीड मैनेजर। दूसरा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा। दैट मीन स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर डाल देगा पब्लिक के कमेंट्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए ओपन है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहाँ डालना है, इश्यूअर को अपनी वेबसाइट पे, लीड मैनेजर को अपनी वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज ने तो अपनी वेबसाइट पर डाल ही दिया सर। डन। लीड मैनेजर को इंश्योर करना है कि कंप्लायंस ऑफिसर का नाम तो स्पेसिफिकली होना चाहिए किसमें, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि किसी को कंप्लेंट है, किसी को कुछ बोलना है तो किसको बोलेगा, कंप्लायंस ऑफिसर को बोलेगा। तो यही कह रहे हैं, लीड मैनेजर को इंश्योर करना है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्लियरली स्पेसिफाई नेम एंड कॉन्टेक्ट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग पोस्टल और ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। जितने भी कमेंट्स आए उन सबको क्या करना है, आज सुटेबली एड्रेस, ये इंश्योर करना है prior to फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको कंसीडर करने के बाद एक तो क्या बनेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा। और prior to फाइलिंग, आरओसी के पास फाइल करने से पहले फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस किसके फाइल करना है,
फर्निश टू बोर्ड ए ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। तो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल फाइल करने से पहले बोर्ड के पास, सेबी के पास आपको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करना है, साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट भी फाइल कर देंगे जो फाइनल वाला है। देखो यहाँ पे जो अप्रूवल बॉडी है वो स्टॉक एक्सचेंज है, नॉट बोर्ड, सेबी। सेबी के पास सिर्फ फाइल कराया जा रहा है, जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो यहाँ पे क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखेगा। डन। अब डिस्क्लोजर कैसा है, डिस्क्लोजर कौन कौन से होने चाहिए? देखो डिस्क्लोजर जो इन रेगुलेशंस में लिखे हैं वो होने चाहिए, डिस्क्लोजर जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं वो होने चाहिए, उसके अलावा डिस्क्लोजर जो और कहीं भी डिफाइन है वो सारे के सारे होने चाहिए। डिस्क्लोजर कैसे होने चाहिए? ट्रू, फेयर, करेक्ट होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? मिसलीडिंग्स नहीं होने चाहिए। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? तो यही कह रहे हैं डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट। पहला देखो क्या कह रहे हैं, कंटेन ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, ऑल मटेरियल ट्रू, फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, ताकि सामने वाला एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और कैसा नहीं होना चाहिए, ऑमिट नहीं करना है या इंक्लूड नहीं करना है कोई भी मटेरियल फैक्ट जो ईश्वर के हिसाब से मिसलीडिंग या अनट्रू है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं डालनी है जो अनट्रू है और आपको पता है कि ये गलत है। दूसरा, एंश्योर करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या लगे होने चाहिए, वो डिस्क्लोजर जो इस रेगुलेशन के शेड्यूल 1 में डिफाइन है, डिस्क्लोजर जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, अदर डिस्क्लोजर जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किए। लीड मैनेजर को एक्सरसाइज करना है ड्यू डिलिजेंस और सेटिस्फाई करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही लिखा है। फिर इसके साथ आपको क्या लगाना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स भी लगाने हैं जो 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। सेम आईसीडीआर में भी था, सेम यहाँ पे भी है कि ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ आपको फाइनेंशियल्स भी लगाने हैं जो 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और कैसे फाइनेंशियल? ऑडिटेड फाइनेंशियल। अब एक प्रोवाइजो यहाँ पे है जो अलग है, ये प्रोवाइजो वहां नहीं था, यहां कह रहे कि अगर ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है, पहला पॉइंट क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है, तो ऐसे में अनऑडिटेड से भी काम चल जाएगा लिमिटेड रिव्यू के साथ। यानी एफपीओ आ रहा है इस केस में, आईपीओ नहीं आ रहा है, एफपीओ आ रहा है। दैट मीन्स ऑलरेडी कोई लिस्टेड एंटिटी, प्रोवाइडेड लिस्टेड इश्यूअर whose NCS or specified securities are listed and are in compliance with the listing regulation. तो instead of audited आप क्या फाइल कर सकते हो, unaudited with the limited review report के साथ भी फाइल कर सकते हो, ऑडिटेड की जरूरत नहीं। दूसरा क्या कह रहे हैं, अगर होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, इश्यूअर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हु आर सब्सिडरीज ऑफ एंटिटी विच हैव लिस्टेड, तो कह रहा है सब्सिडरी इश्यू लेकर आ रही है, होल्डिंग ऑलरेडी लिस्टेड है, तो भी ऑडिटेड फाइल करने की जरूरत नहीं है, वहां भी किससे काम चल जाएगा, अनऑडिटेड से ही काम चल जाएगा विद लिमिटेड रिव्यू। ठीक है, वैसे तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइल करने हैं, लेकिन ऑडिटेड की जरूरत नहीं है अगर आप एफपीओ लेकर आ रहे हो, ऑलरेडी लिस्टेड हो, या आप सब्सिडरी हो उस एंटिटी की जो एंटिटी लिस्टेड है, ठीक है, तो यानी होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है और सब्सिडरी इश्यू लेकर आ रही है, तो भी आपको फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइल करने की जरूरत नहीं है, अनऑडिटेड से ही काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। लीड मैनेजर को क्या करना है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं और देखना है कि कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, और ईश्वर क्या है, कंप्लायंस में होना चाहिए, डिस्क्लोजर जितने भी जरूरी थे वो सारे डिस्क्लोजर भी फाइल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और 3 साल आफ्टर लिस्टिंग, यानी इशू ले आया लीड मैनेजर, एक कंपनी का इशू लाने में लीड मैनेजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो एक इशू आ गया, इशू आने के बाद 3 साल तक क्या इफेक्ट है उस इशू का, क्या कंपनी के शेयर डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का प्राइस क्या रहा, क्या वो गिर गया, सही रहा, डिफॉल्ट हुआ, नहीं हुआ, 3 साल तक अपनी वेबसाइट पर डालना है। तो जितने भी मैनेजर होंगे, एक से ज्यादा भी तो हो सकते थे ना, हमने पढ़ा था ऊपर, तो अगर एक से ज्यादा है तो सारे के सारे 3 साल तक अपनी वेबसाइट पर डालेंगे जो पब्लिक इशू उन्होंने मैनेज किया था। एंश्योर दैट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इश्यूज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय देम, जिनको उन्होंने मैनेज किया है वो डिस्प्ले करना है कहां पे, अपनी वेबसाइट पे, विद ए रेफरेंस इन देयर ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ ईच पब्लिक इशू मैनेज बाय द लीड मैनेजर। इतना ही नहीं, अगर एक से ज्यादा है तो उनको भी करना है, लीड वाले को तो करना ही करना है, एक से ज्यादा वाले थे जिन्होंने साइन किया था ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, उन सबको डिस्क्लोज करना है ट्रैक रिकॉर्ड
उन पब्लिक इश्यूज का जो उन्होंने मैनेज किया था, कितने साल तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक। डन। तो देखो हमने पहले क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट पढ़ा कि आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा, फिर हमने कहा कि ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर कैसे होने चाहिए, ट्रू करेक्ट मटेरियल फैक्ट को छुपाना नहीं है, सारे के सारे डिस्क्लोजर कंपनी लोग के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से होने चाहिए, मर्चेंट बैंकर को एक्सरसाइज करना है, ड्यू डिलीजेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होने चाहिए, कब जरूरत नहीं है वो भी हमने पढ़ लिया, एक्सेप्शन। लीड मैनेजर को 2 चीजें करनी है, पहला वेरीफाई करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा था सही लिखा था, प्लस जो भी डिस्क्लोजर किए हैं वो सही किए हैं, एज पर रेगुलेशन किए हैं, एज पर कंपनीज एक्ट किए हैं, या सेबी ने जो बोले थे वो सारे डिस्क्लोजर किए गए हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड भी डालना है 3 फाइनेंशियल ईयर तक जो भी पब्लिक इश्यू उन्होंने मैनेज किए हैं। इतना ही नहीं, जितने भी लीड मैनेजर ने ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट साइन किया उनको सबको डालना है, क्या, अपनी वेबसाइट पे ट्रैक रिकॉर्ड उन पब्लिक इश्यूज का जो उन्होंने मैनेज किए हैं, कितने साल तक, 3 साल तक। मोड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, तो ऑफर डॉक्यूमेंट कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो ऑफर डॉक्यूमेंट एक तो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करेंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वेबसाइट मेरी लीड मैनेजर की स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, कोई भी वहां से क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। फिर हमें ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल भी करना है, किसके पास, आरओसी के पास, और साइमल्टेनियसली स्टॉक एक्सचेंज के पास भी फाइल करना है। तो ये मोड ऑफ डिस्क्लोजर है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट कैसे डिस्क्लोज करेंगे, पहला डिस्प्ले करेंगे ऑन द वेबसाइट पे। अब वेबसाइट किस चीज की है, स्टॉक एक्सचेंज की है, ईश्वर की है, लीड मैनेजर की है, और अवेलेबल है पीडीएफ की फॉर्म में, कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है। दूसरा फाइल करना है, पहला डिस्प्ले करना है वेबसाइट पे, दूसरा फाइल करना है किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। साइमल्टेनियसली जब आप आरओसी को पास फाइल कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज इसे क्या कर देगा, डिसैमिनेट कर देगा कि भाई ये ऑफर डॉक्यूमेंट है जो आरओसी के पास फाइनल वाला फाइल हुआ। डन। एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट तो अलाउड होती है ना, तो आप पब्लिक इश्यू से पहले, ओपनिंग से पहले पहले क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो इनकरेक्ट हो। एडवर्टाइजमेंट में किसी सेलिब्रिटी का यूज नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट में सारी चीजें ट्रू बोलनी है, कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। पहला कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट किस में करनी है, न्यूज़पेपर्स में करनी है। अब न्यूज़पेपर कौन कौन से होंगे और किस टाइमिंग क्या दिया गया, ऑन और बिफोर इशू ओपनिंग डेट दिया गया। तो 1 इंग्लिश नेशनल डेली, 1 रीजनल डेली विद वाइड सर्कुलेशन, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और किससे पहले करना है, ओपनिंग से पहले पहले आपको करना है, और उसमें वो सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए जो शेड्यूल 5 में लिखेंगे। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिसऑर्टेड मतलब तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाई गई हो, मैनिपुलेटिव डिसिप्टिव नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में ट्रूथफुल, फेयर और क्लियर होना चाहिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं जो अनट्रू है या मिसलीड कर रही है। डन। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो एक्सटर्नल हो टू द कंटेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी ऑफर डॉक्यूमेंट के कंटेंट के अपोजिट हो या उनके अगेंस्ट हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ना ही आपको डिस्प्ले करना है किसी मॉडल को, सेलिब्रिटी को, फिक्शनल कैरेक्टर को, लैंडमार्क्स को, कैरिकेचर्स को, और लाइक फॉर सोलिसिटेशन, या कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आप सोलिसिट करना चाह रहे हो, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करके या पब्लिक इशू सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट शेल सोलिसिट इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो एडवर्टाइजमेंट का पर्पस तो सोलिसिट करना ही है, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लाना ही है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो भी गलत है, ठीक है, हेल्दी सा पर्पस रहना चाहिए। इसके अलावा मान लो डाबर का क्या आ रहा है, डाबर का आईपीओ आ रहा है, सॉरी मान लो डाबर का इश्यू आ रहा है, तो डाबर क्या नहीं करेगा, अपनी जो कमर्शियल एड्स है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है, जो डाबर हनी बेच रहा है, डाबर टूथपेस्ट बेच रहा है, उस एड में ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम इश्यू लेकर आ रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हम इश्यू लेकर आ रहे हैं। तो एनी कॉर्पोरेट और प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द इश्यू, और ना ही यूज करना है सोलिसिटेशन के पर्पज के लिए। कि आप जो एड लो के हिसाब से कर रहे हो वो अलग करनी है जो इस रेगुलेशन में बोला है, और एडवर्टाइजमेंट जो आपके प्रोडक्ट की हो रही है कमर्शियल, वो अलग है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है उसका पर्पस सोलिसिटेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको इशू की कोई रेफरेंस नहीं देनी है। और क्रेडिट रेटिंग तो मैंडेटरी है, तो आपको प्रॉम्प्टली डिस्प्ले भी करना है किस चीज के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, अच्छी सी जगह पे। तो एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक अच्छे से करना, मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है ये,
एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इशू, पहला न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट कैसी नहीं होनी चाहिए, तीसरा कैसी होनी चाहिए, चौथा उसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए, ना ही मॉडल सेलिब्रिटीज का यूज करना है आपको, पर्पस से सॉलिसिट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में तो नाम ही नहीं लेना है कि कोई इशू आ रहा है, और क्रेडिट रेटिंग आपको अच्छी सी जगह पे डिस्प्ले करनी। ये सेम टॉपिक आपने आईसीडीआर में भी पढ़ा था कि आप इंसेंटिव नहीं दे सकते, डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन आप फीस और कमीशन पे कर सकते हो। तो यही कह रहा है कि आपको किसी भी तरह का इंसेंटिव ऑफर नहीं करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसका पर्पस क्या हो, सोलिसिटेशन करना हो या एप्लीकेशन लगाने के लिए किसी को बोलना हो। लेकिन आप बीच वाले पर्सन, मीडिएटर्स जो आपने अपॉइंट किए हैं, उनको फीस कमीशन जरूर पे कर सकते हो फॉर द सर्विसेज रेंडर इन रिलेशन टू द इशू। डन। फिर आया एब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो ये पढ़ा था ना, एप्लीकेशन बिना एब्रिज प्रोस्पेक्टस के नहीं हो सकती है। तो लीड मैनेजर और ईश्वर को इंश्योर करना है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर्म एंड एब्रिज प्रोस्पेक्टस उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किए। ऐसा कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए जो एक्सट्रोनस है, और एडुकेट स्पेस होना चाहिए उसे भरने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए अच्छी खासी जगह दी होनी चाहिए। और ईश्वर प्रोवाइड करेगा द फैसिलिटी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और एब्रिज प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल होनी चाहिए जो शेड्यूल 1 के पार्ट बी में लिखा है। एब्रिज प्रोस्पेक्टस तो पता ही है तुम्हें, कैसा प्रोस्पेक्टस जो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं है, जिसमें लेकिन सेलेंट फीचर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, जो एक ईश्वर को उसका डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एप्लीकेशन बिना एब्रिज प्रोस्पेक्टस के नहीं होनी चाहिए। एब्रिज प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए जो गलत है, एक्सट्रोनस नहीं होना चाहिए, एडुकेट स्पेस होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने की फैसिलिटी भी देगा ईश्वर, और कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए एब्रिज प्रोस्पेक्टस, शेड्यूल 1 के पार्ट बी में जो स्पेसिफाई है फॉर्मेट, उसमें होना चाहिए। प्राइस डिस्कवरी। अब देखो, प्राइस अगर फिक्स प्राइस है या प्राइस बैंड तय करना है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होंगी, फिक्स प्राइस या कूपन प्राइस, इंटरेस्ट कूपन प्राइस। तो ये कौन तय करेगा, बोले जो फिक्स प्राइस है या कूपन प्राइस है या प्राइस बैंड है, वो लीड मैनेजर ईश्वर के साथ मिलकर तय करेगा। तो यही कह रहे हैं, ईश्वर में डिटरमाइन इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर, क्या प्राइस और कूपन प्राइस। देखो, फिक्स प्राइस है तो वो तो तय हो ही गया, लेकिन अगर प्राइस बैंड है तो उस केस में किससे, बुक बिल्डिंग मेथड से हम डिमांड के बेसिस पे क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइस। तो इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज मे बी एट ए फिक्स प्राइस और एंड ए फिक्स कूपन, और द इश्यूर में डिटरमाइन द डिमांड एंड प्राइस और द कूपन ऑफ द डेट सिक्योरिटीज, और थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कहेगा फाइंड आउट कर लो कि इसका प्राइस क्या रहेगा। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बता रहा है। इशू मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, तो बोले इशू मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन रहेगा, और मैक्सिमम कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, बोले मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रहेगा। बोले कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जैसे स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो गया, तो बोले बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 डेज से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले अच्छा रिवीजन करना पड़ गया, तो बोले उस केस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन टोटल पीरियड कभी भी 10 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम ओपनिंग दिया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम कितने दिन के लिए ऑफर ओपन रहेगा, तो वो कह रहा है कि मिनिमम 3, मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रह सकता है। रिवीजन के केस में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज्यादा नहीं। फोर्स मेजोर स्ट्राइक के केस में भी कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आईसीडीआर, अगर शेयर्स होते तो हम कहते हैं 90% होना चाहिए, लेकिन डेट है तो वो कह रहे हैं 75% होना चाहिए। डेट है इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, 75% हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर किस चीज का इशू ला रहा है, ईश्वर अगर लेकर आ रहा है टैक्स फ्री वाले का, टैक्स फ्री बॉन्ड का इशू है, तो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वहां पे सीबीडीटी तय करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स तय करेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है इसकी जरूरत नहीं है कब, किस चीज के इशू के लिए, टैक्स फ्री बॉन्ड के इशू के केस में, जो जिसके लिए कंडीशन सीबीडीटी ने स्पेसिफाई की है, वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता जहां जरूरी है, तो आपको 8 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड कर देना है, नहीं किया तो 15% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो क्या करना है, ऑल ब्लोड एप्लीकेशन मनी को अनब्लॉक करना है,
4 वीक, साथ के साथ, बट मैक्सिमम कितने दिन, जिस दिन इशू क्लोज हुआ था वहां से 8 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना है, अनब्लॉक कर देना है। नहीं किया तो 15% का इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगेगा। ये आईसीडीआर जैसा ही लग रहा है सर, सारा का सारा लगभग वैसा ही है। अलॉटमेंट तो इशू क्लोज होने के बाद आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर देनी है, या अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है किसी को तो पैसा रिफंड कर देना है, अनब्लॉक कर देना है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, नहीं तो 15% का इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहला यही कह रहा है, अलॉटमेंट करना है विद इन द टाइम फ्रेम जो सेबी ने स्पेसिफाई किया है। दूसरा, या तो अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है तो रिफंड या अनब्लॉक कर देना है टाइम पीरियड के अंदर अंदर, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम टू द इन्वेस्टर्स। डन। अंडर राइटिंग, क्या इशू को अंडर राइट कराया जा सकता है? यस, फुल्ली भी कराया जा सकता है, पार्शली भी कराया जा सकता है। तो आप क्या करा सकते हो, एलिजिबल इंटरमीडियरी से आइदर फुल और पार्ट विद एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने के बाद ऑफर डॉक्यूमेंट में अंडर राइट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी लिस्टिंग, लिस्टिंग तो मैंडेटरी है। अब लिस्टिंग मैंडेटरी है, दैट मीन्स एप्लीकेशन जाएगी किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इशू से पहले और अलॉटमेंट होने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा? फाइनल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो कुछ डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन लगानी है फॉर लिस्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, किसके हिसाब से? सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अगर आप फेल हो गए क्या कराने में? लिस्ट कराने में सिक्योरिटीज को, जो टाइम पीरियड सेबी ने स्पेसिफाई किया था, तो आपको क्या करना है? पैसा वापस कर देना है, नहीं तो 2 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द शेड्यूल लिस्टिंग डेट। ठीक है, जो आपकी शेड्यूल लिस्टिंग डेट थी, आपको क्या नहीं मिली? लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिली, तो पैसा वापस कर देना है शेड्यूल लिस्टिंग डेट से 2 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज फिर वही 15% का इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं लिस्टिंग की एप्लीकेशन के साथ? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फाइल एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज और विद द डिवेंचर ट्रस्टी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? ऑफर डॉक्यूमेंट, एमओए, बोर्ड या कमेटी का रेजोल्यूशन जो ऑथराइज कर रहा था आपको, 3 साल की एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट अबाउट बिजनेस और ट्रांजेक्शन, और जहाँ पैसा यूज होने वाला है, जहाँ पे प्रोसीड यूज होने वाला था, स्टेटमेंट कंटेनिंग जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी डिटेल्स आएगी, अंडरटेकिंग आएगी कि ट्रस्ट डीड क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट कर देंगे विद इन द टाइम फ्रेम जो लॉ में दिया गया, और अपलोड भी कर देंगे उसे विद इन टाइम पीरियड। अंडरटेकिंग या कंसेंट चाहिए अगर कोई प्योर क्रेडिटर था, अगर हम सेकंड चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, पारी पासु चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे भी चाहिए। और इसके अलावा जो अदर पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। डन। अदर ऑब्लिगेशन, अदर ऑब्लिगेशन सिंपल कह रहे हैं कि मैनेजर को ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, नेट एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफिस जिसका पर्पस हो डिफ्रॉड करना, किससे रिलेटेड? इशू या सब्सक्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट सिक्योरिटी, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसका पर्पस डिफ्रॉड करना हो। एंश्योर करना है कि 100% सिक्योरिटी कवर, अगर सिक्योर्ड था तो 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, और हायर सिक्योरिटी कवर एज पर द टर्म ऑफ किसके हिसाब से? ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। दैट मीन सिक्योर्ड था तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हो 100% के लिए या उससे ज्यादा के पोर्शन के लिए। लीड मैनेजर को इंश्योर करना है पेमेंट ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट, अगर नॉन अलॉटमेंट या अलॉटमेंट टाइम से नहीं की, या आपने रिफंड टाइम से, अनब्लॉक टाइम से नहीं किया, तो उस केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एडिशनल इंटरेस्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट है पार्ट बी। तो पार्ट ए बहुत आसान था, लीड मैनेजर ये वो इतनी सारी चीजें पढ़ी। पार्ट बी भी इसी चीज के ऊपर है। पार्ट बी में सबसे पहले पढ़ाया गया रोल ओवर। अब वो कह रहे हैं आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई, रिडम्पशन का टाइम आ रहा था, बट रिडम्पशन के टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपको लगा कि यार रिडम्पशन के लिए तो पैसे नहीं है, पैसे लाएंगे कहां से? तो बोले क्या कर लेते हैं? रोल ओवर कर लेते हैं। रोल ओवर का मतलब दोबारा इशू कर देते हैं, पुराने वालों की जगह नए इशू कर देते हैं, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे में आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस स्टॉक एक्सचेंज पे डालना पड़ेगा, हर एक डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा। ठीक है, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 3/4 से इन वैल्यू से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो हाँ कर रहे हैं उनका रोल ओवर कर देंगे, जो मना कर रहे हैं उनका पैसा वापस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब फिर से इशू कर दो पुराने वाले के बदले में, पेमेंट नहीं करनी है, पुराने वाले के बदले में नए वाला इशू कर देना है। ये मान लिया जाएगा पुराने वालों का रिडम्पशन हो गया और नए वाले फिर से इशू हो गए, हालांकि पेमेंट नहीं हुई है पुराने वालों की, उन्हीं को बदल के नया दे दिया गया।
दैट इज कॉल्ड रोल ओवर। तो यही कह रहे हैं ईश्वर चाहे तो रिडीम कर सकता है। अगर वो रिडीम करना चाहता है तो उसे कितना दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रोल ओवर करना चाह रहे हैं। अप्रूवल लेनी पड़ेगी 3/4 इन वैल्यू वालों से। अप्रूवल 3/4 इन वैल्यू वालों से किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू या ई वोटिंग के थ्रू इन ए ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग। एक मीटिंग करा के प्रॉपर आपको अप्रूवल लेनी है। अब वो कह रहा है वो जो नोटिस आपने भेजा था रोल ओवर का, उसमें वो सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए विद रिगार्ड टू रीजन भी होना चाहिए रोल ओवर का, क्रेडिट रेटिंग भी आपको करानी है जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ रिडम्पशन पे वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। फिर आपको फाइल करनी है ये जो आपने नोटिस और प्रपोज रेजोल्यूशन स्टॉक एक्सचेंज के पास भी, सो दैट ये स्टॉक एक्सचेंज ये नोटिस की कॉपी डिसैमिनेट कर सके पब्लिक के बीच में। आपको ट्रस्ट डीड या तो अगर ट्रस्ट डीड में लिखा था रोल ओवर के रिगार्डिंग, अगर कॉन्टिन्यूशन का लिखा है तो यही कंटिन्यू हो जाएगी, नहीं तो अमेंड या फ्रेश ट्रस्ट डीड भी बना देनी है अगर आप रोल ओवर करना चाहते हो। जैसे ही रोल ओवर कंप्लीट होगा फिर से स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि रोल ओवर हो गया है। आपको एडुकेट सिक्योरिटी, क्योंकि पहले वाले सिक्योरिटी पहले वाला मान लो 100 रुपए का था, अब रोल ओवर करके 120 का हो गया, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, एसेट कवर मेंटेन करना है। ईश्वर को रिडीम कर देनी है उनके डिवेंचर, उनकी सिक्योरिटीज जिन्होंने डिसेंट दिया था, जिन्होंने असेंट नहीं दिया था रोल ओवर के लिए, जो लोग खुश नहीं थे रोल ओवर से, जिन्होंने ना में वोट किया था, उनका पैसा वापस कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन लगता है मुझे, इसे भी मार्क कर लेना, ये पूछा जा सकता है रोल ओवर ऑफ द सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? ड्यू डिलिजेंस बाय डिवेंचर ट्रस्टी। तो ड्यू डिलिजेंस बाय डिवेंचर ट्रस्टी का मतलब क्या है? ये पुराने से ही है, मतलब स्टार्टिंग से है ये रोल ओवर, एक बार भूल जाओ कि रोल ओवर आपने पढ़ा है। ये कह रहा है कि जब इशू आएगा किस चीज का, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, और वहां पे वो सिक्योर्ड है, तो वहां डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है, तो डिवेंचर ट्रस्टी भी ड्यू डिलिजेंस देगा इशू के टाइम पे। तो डिवेंचर ट्रस्टी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, ये वहां से कनेक्ट हुआ है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किया था 26/7 में जो भी है, एंड प्रियोर टू ओपनिंग ऑफ द पब्लिक इशू फर्निश करना है सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। अगर सिक्योर्ड है तो शेड्यूल 4 के हिसाब से, और अनसिक्योर्ड है तो शेड्यूल 4A के हिसाब से एक फॉर्मेट में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट की डिवेंचर ट्रस्टी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि सब कुछ कंप्लीट है या नहीं। डन। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ही प्रोस्पेक्टस से एक से ज्यादा इशू आ सकते हैं। कंपनी लॉ में पढ़ा था ना, सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब वो प्रोस्पेक्टस जिससे एक से ज्यादा इशू आ सकते हैं और आपको दोबारा से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बार क्या फाइल होगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की जगह वर्ड यूज किया गया है ट्रांस प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा था हमने कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ में इसे क्या कहा था? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा था। और सिक्योरिटी लॉ में क्या कह रहे हैं? इसे ट्रांस प्रोस्पेक्टस कह रहे हैं। दैट मीन सेकंड टाइम प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल हो रहा है, ट्रांस प्रोस्पेक्टस। ट्रांस माने इंस्टॉलमेंट को कहते हैं ना, तो ये ट्रांस है, यानी इंस्टॉलमेंट है या एक बारी में तुझे, आपको अगली बारी क्या करना है? ट्रांस प्रोस्पेक्टस कर देना है, पहली बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो उसने कहा कि कुछ ईश्वर को ही अलाउड है, तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कौन कौन से ईश्वर को अलाउड है। क्या करना? पब्लिक इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस से करना। तो सबसे पहले वो एंटिटी बढ़ाई हुई है जिन एंटिटीज को अलाउड है क्या करना? सेल्फ प्रोस्पेक्टस से इशू करना, पब्लिक इशू लाना डेट सिक्योरिटीज का। पहला पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल बैंक, इनको अलाउड है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज करना। दूसरा वो जो टैक्स फ्री सिक्योर्ड बॉन्ड सीबीडीटी के हिसाब से कर रहे हैं, टैक्स फ्री सिक्योर्ड बॉन्ड लेकर आ रहे हैं किसके हिसाब से? सीबीडीटी के हिसाब से, वो भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, तो वो एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं डेट सिक्योरिटीज इश्यू करके, इनको भी अलाउड है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिर कह रहे हैं वो लिस्टेड एंटिटीज जो लिस्टेड है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इशू, और जिन्होंने कंप्लायंस भी किया विद द एप्लीकेबल प्रोविजन। तो वो लिस्टेड एंटिटी जिसको 3 साल हो चुके हैं, यानी वो एफपीओ अब लेकर आ रही है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस से तो ला सकती है। इसके अलावा अगर रीट की यूनिट, इनविट की यूनिट लिस्टेड है पिछले 3 साल से और वो सारी कंप्लायंसेस कर रखी है रीट इनविट ने, तो ये भी लेकर आ सकते हैं, पब्लिक इशू लेकर आ सकते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू। इसके अलावा वो एनबीएफसी
या वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कंप्लाई करे विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो ये भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस से इशू लेकर आ सकते हैं पब्लिक इशू। क्या कंडीशंस है? बोले नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ की, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 साल का, और आपकी जो सिक्योरिटीज है वो मिनिमम AA- कैटेगरी और इक्विवेलेंट क्रेडिट रेटिंग इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा होती है तो अच्छी बात है। कोई रेगुलेटरी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट हुआ भी था तो वो डिफॉल्ट क्योर हो चुका है आपके ऑफर ये ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करने से 30 दिन पहले तक ये क्योर भी हो चुका है, और ईश्वर को फिर फाइल करना है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन कौन सा ईश्वर यूज कर सकता है, तो उसने एक लिस्ट बता दी कि ये वो ईश्वर है जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि फिर आपको फाइल करना पड़ेगा ट्रांच प्रोस्पेक्टस जब आप सेकेंड इशू लेकर आओगे। तो ईश्वर जिसने ऑलरेडी फाइल कर रखा है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो दोबारा इशू लेकर आ रहा है तो उसे फाइल करनी है ट्रांच प्रोस्पेक्टस की कॉपी, किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज एंड द बोर्ड, इमीडिएटली ऑन फाइलिंग जब आरओसी को फाइल करेंगे तो उस टाइम पे। उसमें क्या होने चाहिए? सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए जो शेड्यूल 1 में लिखा है, जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, जो बोर्ड ने बोला है, वो सारी चीजें। ट्रांच प्रोस्पेक्टस भी डिटेल दे अबाउट द इशू एंड द मटेरियल चेंजेस, कि लास्ट इशू और इस इशू के बीच में जो भी मटेरियल चेंजेस हुए उन सारों की इंफॉर्मेशन किसमें होनी चाहिए? ट्रांच प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। ये तो वहां भी पढ़ा था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ नया क्या है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन कौन सी एंटिटीज यूज कर सकते हैं फॉर पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, तो वो आपको बता दिया कि ये एंटिटीज यूज कर सकती है। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा जो एक्स्ट्रा है वो रिटेन कर सकते हैं? बोले यस, रिटेन कर सकती है। जो भी एंटिटी डेट सिक्योरिटीज इशू कर रही है वो 100% तक क्या कर सकती है? वो रिटेन कर सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो एक ईश्वर को अलाउड है रिटेन करना ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो वैसे तो जितने रुपए का उतना ही रखना चाहिए, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप वो रिटेन कर सकते हो, अगर आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में, आपके प्रोस्पेक्टस में इस तरह की बात लिखी गई थी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस है तो भी आप रिटेन कर सकते हो अप टू द रेटेड साइज, तो आप उतना ही रिटेन कर सकते हो जितना रेटेड साइज था, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ तो 100% कह रहा है, और यहाँ कह रहे हैं कि जितना आपका इशू था उतना ही रिटेन कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड फर्दर। लेकिन अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स है तो आप रिटेन कर सकते हो, लेकिन रिटेन की लिमिट कौन बताएगा? सीबीडीटी बताएगा कि रिटेन की लिमिट क्या रहेगी। टैक्स फ्री है तो सीबीडीटी स्पेसिफाई करेगा कितना रिटेन किया जा सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर सिक्योर्ड डिवेंचर या सिक्योर्ड एनसीएस आपने इशू किया था तो आपको फिर क्या कर लेना है? विद इन टाइम चार्ज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग ए चार्ज ईश्वर शैल हैव ऑप्शन टू क्रिएट चार्ज और सिक्योरिटी ओवर द प्रॉपर्टी और एसेट्स, जिसके ऊपर भी करना चाहें आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप उन्हें कर सको। और एक अंडरटेकिंग भी होनी चाहिए कि जो सिक्योरिटीज है, जो एसेट जिसे हम गिरवी रख रहे हैं, वो फ्री है किसी भी तरह के एनकम्बरेंसी से, और अगर एनकम्बरेंस है तो हमने पहले वाले चार्ज होल्डर की कंसेंट ले ली। डन। देखो पहली चीज हमने कहा था 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, तो चार्ज क्रिएट करते हुए ऑप्शन होना चाहिए कि किसकी सिक्योरिटीज पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ईश्वर के पास है ना, ईश्वर चाहे अपनी सिक्योरिटीज को कवर कराए, ईश्वर चाहे तो होल्डिंग कंपनी की सिक्योरिटीज को कवर कराए, या सब्सिडरी की एसेट्स को गिरवी रख दे, किसी पे भी चार्ज क्रिएट कर ले, उसकी मर्जी है। लेकिन अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि एसेट फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है, और अगर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस नहीं है, दैट मींस ऑलरेडी एनकम्बर है, तो उस केस में जो पहले वाला चार्ज होल्डर है उससे आपको क्या करानी है? परमिशन दिलानी है। तो ये क्या है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर द सिक्योर्ड। ये आपका पोर्शन हो गया पब्लिक इशू वाला। डन। पब्लिक इशू कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों पढ़ा दिए, मर्चेंट बैंकर से लेके और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, रोल ओवर, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सारा पोर्शन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, दो बात करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टिंग। ठीक है, पब्लिक इशू डन। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट करके कैसे लिस्ट कराओगे डेट सिक्योरिटीज को या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। डन। फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, और होप सो ये नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये पेज नंबर आई थिंक 30 से 35 5-6 पेजेस ही हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं,
ठीक है, उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कोई टॉपिक वैसे आपको हो कि सर ये दोबारा करा दो, तो वो भी आप लिख सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं उसे दोबारा करा दूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।